बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स। आज से हम लोग एजे के बोर्ड के जो बायोलॉजी की किताब है उसमें से हम लोग न्यू जो हमारे टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज से जो चैप्टर 2 जो है उसको स्टार्ट किया है। चैप्टर 2 जो आप लोगों का मॉलिक्यूल में आएगा, चैप्टर 2 का जो टाइटल है उसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सिंपल सी इसमें यह है कि द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो तमाम मॉलिक्यूल्स या तो वो किसी ज़िंदा चीज़ के अंदर मौजूद हैं और या वो उनकी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर बनाता है, उनको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब तो हो गया लाइफ, और मॉलिक्यूल आपको पता है कि जब सेम और डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो उसी हिसाब से हो जाएगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं या उनकी बॉडी का कोई हिस्सा बनाते हैं तो वो होंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसी से रिलेट करेंगे बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री जो है इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले बताना है कि ये स्टडी है किसके हवाले से। वही दो चीज़ें, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री जो है केमिकल रिएक्शंस। तो दैट केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या दैट केमिकल्स विच आर द पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बायोकेमिस्ट्री। तो ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग दो चीज़ें स्टडी करते हैं कि ज़िंदा चीज़ों का केमिकल कंपोनेंट क्या है, यानी वो उनके अज्जा या वो किन किन चीज़ों से मिलके बने हैं, या उनके अंदर कौन कौन सी ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो ज़िंदा चीज़ों के अंदर हो रहे हैं। तो उसी को ही हम लोग बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर देयर आर मैनी एग्जांपल्स। डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी एक बॉडी के अंदर होने वाला एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। रेस्पायरेशन है, सेलुलर रेस्पायरेशन है। इसी तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन है। यानी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आप लोग, या इवन प्लांट्स के अंदर अगर आप देखें, प्लांट्स के अंदर आ जाएगा फोटोसिंथेसिस। एक जिंदा चीज़ है प्लांट, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल चल रहा है, तो दैट इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये एक अलग से चीज़ आ सकती है एमसीक्यू के हवाले से, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए या पढ़ने की वजह से हमें दो चीज़ों का फ़ायदा होगा, या दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। एक फिजियोलॉजी कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे जब प्लांट का नाम आता है तो फिजियोलॉजी आपको फ़ौरन जहन में आ जाती है कि ये फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है जो कि उसकी फंक्शनिंग, एनाटॉमी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी होता है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे। एवोल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो साइंस के मुताबिक लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई पानी में। सबसे पहली ज़िंदगी पानी में हुई, बैक्टीरिया एक पैदा हुआ, उसी से ही, वहीं से ही हम लोग कहते हैं कि लाइफ स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद एक कंपोजिशन आ जाती है, और कंपोजिशन में आप लोगों को इसमें डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो पानी की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 80% बनती है। और हमें ये भी मालूम है कि एंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं एक्वस एनवायरनमेंट में। इसी वजह से पानी की ये भी एक सिग्निफिकेंस है कि विदाउट वाटर ये तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा कि बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि जब एंजाइम ही काम नहीं करेंगे तो वो किस तरीके से काम मुकम्मल होगा। तो उसके बाद हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो है टेबल, ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो ड्राई सेल मैस की अगर मैं बात करूं, ड्राई सेल मैस ये होता है कि अगर आप सेल में से तमाम का तमाम पानी उसको अगर आप माइनस कर दें, उसको एवेपोरेट कर दें, पीछे जो सेल बचेगा वो ड्राई सेल मैस बचेगा। अब ड्राई सेल मैस के अंदर प्रोटीन है 50% है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, तो ये 18% है। कार्बोहाइड्रेट ड्राई सेल के अंदर होता है 15%, और लिपिड्स, ठीक है, ये 10% होती है। और अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इनमें से कुछ छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे वाइटामिन्स हैं, और इसके अंदर बाकी इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह भी आ जाएंगे 7% के अंदर। सेकेंडली
अब ये जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं 50%, 80%, 15, इसको अगर आप जमा करें तो ये 93% बनेगा। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लेकिन क्योंकि इनकी मिकदार ज़्यादा है तो इस वजह से इनको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लेके आते हैं। तो लिहाजा ये अगर आप 50, 18, 15 और 10 अगर इनको जमा किया जाए तो 93% बनता है। और बाकी जिसमें मैंने आपको बताया वाइटामिन हो गए, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो गए, वो बनते हैं 7% के राउंड अबाउट। अब यहाँ पे जब MCQ आता है तो यहाँ पे आपने MCQ को करने से पहले 2-3 चीज़ें देख लेनी है। मिसाल के तौर पे अगर वो पूछता है कि द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेल, तो इनऑर्गेनिक वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक है, लिहाजा वो वाटर होगा। अगर वो पूछता है कि द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द सेल, तो फिर वो होगा प्रोटीन, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसी के साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड्स, ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अटैच्ड हों आपस में, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल आपके सामने है ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन जो है अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली, तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में डायरेक्टली अटैच ना हो, या कार्बन हो तो हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन हो तो कार्बन ना हो। तो बेसिकली कार्बन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कंपाउंड्स डू नॉट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। जैसे वाटर आपके सामने है, इनऑर्गेनिक है, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तमाम के तमाम बन जाएंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा की हद बुक में नहीं बताई गई, ज़्यादा कितना होता है, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिनका वज़न 10,000 AMU से ज़्यादा हो तो वो हो जाएंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पे बहुत से प्रोटीन्स हैं, उनको अगर जमा किया जाए तो वो 10,000 से उनका ज़्यादा वेट बनेगा। लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट में जैसे पॉलीसेक्राइड्स हैं, अब पॉलीसेक्राइड जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। इसी तरह माइक्रो इसका उलट हो जाएगा। इसमें अगर ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिनका वज़न कम हो या 10,000 AMU से कम हो तो वो हो जाएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे वाटर है, वाटर जो है इसको अगर आप मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालें तो ये 18 बनेगा, 10,000 से कम है, लिहाजा ये माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, 10,000 से कम हो गया। ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर जो मैस है 180 है, तो ये सारे के सारे 10,000 से कम है, लिहाजा ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे। एक और एग्जांपल आ जाती है 9-10 के हवाले से, वहाँ से चलती आ रही है मेटाबॉलिज्म। सिंपल सी बात ये है, बॉडी के अंदर किसी भी जिंदा चीज़ के अंदर कोई जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन तमाम रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को आगे हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो यूँ लिख लीजिएगा, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हमेशा कैटा मैंने समझ लें कि काटना, किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ने को, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन, ऐसे तमाम रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होगा, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के हम लोग एक बड़ा मॉलिक्यूल उससे बनाएंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर वन, तो वो हो जाएगा एनाबॉलिज्म। इसकी थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से ये है कि आमतौर पे ऐसा होता है कि कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, यानी उस रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज होती है। और एनाबॉलिक के अंदर क्या होता है कि ये आमतौर पे एंडोथर्मिक होते हैं, या ये एनर्जी जज़ब करते हैं या इनको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। ये हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, एग्जाम्पल सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग ग्लूकोज को C6H12O6, इसको अगर हम तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी लार्जर मॉलिक्यूल था, ये स्मॉलर था, जिसको आप सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस इसका उलट होगा, क्योंकि ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, दो छोटे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
दोनों छोटे हैं, और दोनों मिलने के बाद क्या बना देंगे, इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल C6H12O6। तो लिहाजा दो छोटे मॉलिक्यूल मिले तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। इसमें अब ये बाकी अब रह गया था लास्ट पोर्शन इसका, वो था मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है या इनको लार्जर इन साइज़ कहते हैं, तो इनको कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि इनका वज़न जो है 10,000 AMU से ज़्यादा होता है। अब ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और वो मैक्रो भी हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कि पॉलीमर। पॉलीमर इज अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी आइडेंटिकल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। अब इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे इसी के रिलेटेड आएंगे। देखिए सिंपल सी बात आपको बताइए कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एटॉमिक मास 10,000 से कम है या वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है या वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप लोग छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं तो जोड़ते जाएंगे तभी एक बड़ा मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। तो वो जो छोटा यूनिट है उसको आप लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर। और जब एक जैसे आइडेंटिकल मोनोमर्स जुड़ते जाएंगे तो वो बनेगा मैक्रोमॉलिक्यूल, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर। जैसे एक ईंट है, ईंट को अगर आप समझें, ईंट एक जो है माइक्रोमॉलिक्यूल है या मोनोमर है, लेकिन जब ईंट को आप लोग जोड़ते जाएंगे तो एक दीवार बन जाएगी जो एक बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर है। तो लिहाजा वो जो दीवार होगी वो कहलाएगी पॉलीमर। तो इसी तरह मोनोमर सिंगल यूनिट को समझ लें, सिंगल ईंट को समझ लें, और जब मोनोमर्स आइडेंटिकल, ईंटों के साथ ईंटें आइडेंटिकल मिलती जाएंगी तो वो बन जाएंगी पॉलीमर। तो इसी वजह से कहा गया है कि पॉलीमर इज अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी आइडेंटिकल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। जैसे आपके सामने है, ये एक एक सपोज आप कर लें, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, ये सारे मोनोमर्स हैं। लेकिन जब मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से MCQ आ सकता है, जैसे पॉलीसेक्राइड्स हैं। पॉलीसेक्राइड इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल। तो इसके जो सेम यूनिट्स होंगे, इसके जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे वो होंगी शुगर। शुगर कोई भी हो सकती है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। अब एक ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है। अब बार बार अगर आप ग्लूकोज को रिपीट करके जोड़ते जाएंगे तो वो कोई पॉलीसेक्राइड बन सकता है, कोई स्टार्च बन सकता है, सेलुलोज बन सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टार्च सेलुलोज हो जाएंगे पॉलीमर, लेकिन उसका मोनोमर क्या होगा, वही शुगर होगी। इसी तरह प्रोटीन है, मैक्रोमॉलिक्यूल अगर कोई प्रोटीन है 10,000 से वजन ज़्यादा है, इनका सब यूनिट क्या होता है, इनका होता है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और इनको मैक्रोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड जो है इट इज़ अ पॉलीमर, और इसका मोनोमर यानी इसकी सिंगल ईंट कौन सी होगी, और वो होगी न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।